सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। बच्चों ये देखिए यहाँ तक है जो 75 तक आपके क्वेश्चन आंसर पिछली बार में वीडियो में हो चुके थे, और जिन्होंने ना देखा हो वो उसको है जो आराम से अच्छे से देख सकते हैं। उसको है जो अपने जो मेन पॉइंट है, स्टेटमेंट है, उसको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करने से पहले आप लोगों से कहते हैं कि जिसको हमारा ये क्वेश्चन आंसर ये पढ़ाने का तरीका जो भी समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोगों का एडवांस में थैंक यू। चलिए, रा का वादी स्वर है सबसे अधिक लगने वाला, सबसे कम लगने वाला, बिल्कुल नहीं लगने वाला, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शंस में से देखिए क्या होगा। तो रा का वादी स्वर की परिभाषा हमने आपको पढ़ा रखी है, बता रखी है। तो रा का वादी स्वर है जो क्या होता है, जो सबसे अधिक लगने वाला स्वर होता है वही वादी स्वर कहलाता है। देखिए इसमें लिखा भी है रा का सबसे महत्वपूर्ण वादी स्वर कहलाता है। इसे राग का राजा स्वर भी कहते हैं। इस स्वर को सबसे अधिक पर ठहरा जाता है और बार बार प्रयोग किया जाता है। यह सबसे अधिक लगने वाला राग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है, रागांग, तालांग, लयांग या मात्रांग। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, राग का जो सरगम गीत होता है वो है जो रागांग को दर्शाता है। राग का सरगम गीत रागांग को दर्शाता है। रागांग रागों के वर्गीकरण की एक पद्धति है जिसके अनुसार 3 राग माने गए हैं। ये देखिए कितना, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि है जो राग कितने माने गए हैं, लोगों ने राग है जो कितने माने हैं। तो कितने राग माने हैं, 30 राग है जो इस तरह से इन लोगों के अनुसार माने गए हैं। ठीक, फिर देखिए रागों की पहचान किसके द्वारा होती है, स्वर समूह के द्वारा होती है, मात्राओं के आधार पे होती है, क्या जाति के आधार पे होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, स्वर समूह के आधार पर रागों की पहचान स्वर समूह के द्वारा होती है। देखिए लिखा भी है, रागों की पहचान स्वर समूह के आधार पर की जाती है। रागांग रागों के वर्गीकरण के आधार पर 30 राग माने गए। अभी जैसा कि हमने बताया ना, रागांग जो होते हैं, रागों की जब वर्गीकरण होता है उसके अनुसार 30 माने गए। वैसे तो राग बहुत ही हैं। फिर देखिए स्वरों की संख्या 7 होती है। फिर है दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है, तत्वाद्य है, घन वाद्य है, अवनद्य वाद्य है, सुशिर वाद्य है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा तत्वाद्य। जिन वाद्यों को तारों के संयोग से बजाया जाता है उसे तत्वाद्य कहते हैं। दिलरुबा वाद्य जो होता है वो तत्वाद्य होता है। फिर क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खां किनके पिता थे, जाकिर हुसैन के थे, अलाउद्दीन खां के थे, विलायत खां के, या नेमत खां के। ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1, जाकिर हुसैन के। जाकिर हुसैन कौन थे, एक तबला वादक ही थे। ठीक, उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन हैं। अल्लाह रखा खां का जन्म पहलगाम में हुआ था। पहलगाम में जम्मू और कश्मीर में हुआ था। ये तबला बजाते थे। ये सितार वादक रविशंकर के साथ लगातार संगत में रहे। देखिए इससे कितने कितने स्टेटमेंट बन गए। एक तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, फिर दूसरा ये हो गया आपका कि तबला वादक जाकिर हुसैन कौन थे, ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था, और है जो किसके साथ संगति है जो बराबर लगातार करते रहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत किसे कहते हैं, गायन को कहते हैं, वादन को कहते हैं, नृत्य को कहते हैं, तीनों के मिश्रण को कहते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 4 पर, तीनों के मिश्रण को। व्याख्या इसकी देखिए, संगीत में तीनों आते हैं, गायन, वादन तथा नृत्य। संगीत नाम इन तीनों के एक साथ व्यवहार में पड़ा है। गाना बजाना और नाचना प्रायः इतने पुराने हैं कि जितना पुराना आदमी है। फिर सप्तक में कितने स्वर होते हैं, 3, 4, 6, 7। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 4 नंबर पे, ऑप्शन 7। सप्तक के 7 स्वर होते हैं। संगीत में के 7 स्वरों को ही सप्तक कहते हैं। ये हैं सारे गामा पाधा नी। फिर देखिए भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है, खड़ी रेखा, ऊपर रेखा, नीचे रेखा, या कोई रेखा नहीं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा कोई रेखा नहीं। भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की कोई पहचान, कोई रेखा नहीं होती है। भातखंडे ने स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया। यह पद्धति आसान है और इसे सभी से बड़ी सुगमता से प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे स्वरलिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान है, नीचे रेखा, ऊपर नीचे, नीचे बिंदी, यह है जो ऊपर बिंदी। देखिए अभी तक शुद्ध स्वर की बात की गई थी, अभी हो गई विकृत स्वर की बात।
तो देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऊपर रेखा। भातखंडे स्वर लिपि में विकृत स्वर की पहचान ऊपर की रेखा होती है। फिर अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? कि स्वरों से होता है, मात्राओं से होता है, तालों से होता है, लय से होता है। तो होता है स्वरों से। आप में से बहुत बच्चों ने अलंकार गाए होंगे, पढ़े होंगे, बहुतों को याद भी होगा, बहुत बजा भी लेते होंगे। तो इसका है जो ऑप्शन इसका समझ गए होंगे कि अलंकार में तो स्वर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गामा पाधा नी धा मापा धा गा माँ किस राग की पकड़ है? यमन की, बिहार की, तेलंग की या खमाज की? तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा खमाज की। गामा पाधा निधा मापा धागा मागा धा मा जा राग की पकड़ है। ठीक है। रात्रि के रागों के अनुसार श्रृंगार रस के 2 विप्रलभ तथा उतने ही श्रृंगार से ओतप्रोत हैं। यहाँ पे बच्चों ऑप्शन है जो हो जाएगा, हम आपके लिए आपसे है जो माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे धमजा नहीं, यहाँ पे खमाज बच्चों दिया हुआ है। जल्दी में हम जैसा था वैसा हम बोल गए हैं। तो आगे देखिएगा, तो इसका ऑप्शन है जो नंबर 4 हो जाएगा खमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजता है? सितार, सरोद, संतूर या गिटार? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा सितार। जमा प्रायः सितार वाद्य पर ही बजाया जाता है। सितार वीणा और तंबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? ठीक, तो क्या सितार को, गिटार को, सरोद को या संतूर को? तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा सरोद को। अमजद अली खां का जन्म ग्वालियर में 9 अक्टूबर 1945 को हुआ। ये ग्वालियर के सेनिया घराने से थे। ये सरोद वादक हैं और इन्हें सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर किसके शिष्य थे? उस्ताद हाफिज अली खां के, उस्ताद इनायत खां अली खां के, उस्ताद अलाउद्दीन खां के, पंडित उदय शंकर के? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 3 पे उस्ताद अलाउद्दीन खां के। पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। पंडित रविशंकर एक सितार वादक और संगीतज्ञ थे। इन्होंने सत्यजीत रे की फिल्मों में संगीत भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? सा से, गा से, मंद्र मध्यम से या पा से? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 पे मंद्र मध्यम से। सितार में बाज का तार मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। सितार वीणा और तंबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना सारिका की वीणा का नाम क्या है? रुद्र वीणा, तंजौरी वीणा, विचित्र वीणा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। बिना सारिका की वीणा का नाम उपयुक्त विकल्पों रुद्र वीणा, तंजौरी वीणा तथा विचित्र वीणा में से कोई नहीं है। फिर देखिए पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा सारंगी। पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये महाराष्ट्र से थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगीत वादक भी, सारंगी वादक भी बने। फिर है आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है? 2/3, 3/2, 3/4 या 4/3? ये क्वेश्चन है जो बच्चों रिपीटेड है, पहले भी है जो आपको वीडियो में एक है जो बार आपका आ चुका है, देखिएगा इसको। उसी तरह से सेम इसका आंसर वही होगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 3/2। आड़ी लय 3/2 भिन्न से प्रदर्शित होती है। मोटे तौर पर किसी भी एक या वक्री आड़ी तिरछी लय को आड़ कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तबले में फर्रुखाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? कायदे के लिए, पेशकारे के लिए, गत के लिए, परन के लिए? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा कायदा। तबले में फर्रुखाबाद कायदा लय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तबले में संगीत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त थी? अहमद जान थिरकवा को, करामतुल्लाह को, अल्लाह रखा को या हबीबुद्दीन को? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1 अहमद जान थिरकवा को। उस्ताद अहमद जान थिरकवा अपने उस्ताद थिरकवा के उपनाम से प्रसिद्ध हैं और जगत में प्रख्यात हुए।
तबले में संगीत सम्राट की पदवी इन्हीं को प्राप्त है। इनका जन्म मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। अब देखिए इससे भी है जो कई स्टेटमेंट से भी जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं, स्टेटमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। पहला तो यही क्वेश्चन हो गया, संगीत सम्राट की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी, तो वो अहमद जान थिरकवा को प्राप्त हुई। ठीक है, फिर देखिए उस्ताद अहमद जान थिरकवा अपने उस्ताद थिरकवा उपनाम से संगीत जगत में प्रख्यात हुई। जैसे पूछा भी जा सकता है, ये क्वेश्चन है जो कि ये इनका उपनाम क्या था। ठीक है, तो क्या नाम था, उस्ताद थिरकवा। ठीक, फिर देखिए नाम से विख्यात हुए। फिर है तबले में संगीत सम्राट की उपाधि, भी आपको क्वेश्चन पता चल गया। फिर इनका जन्म कहाँ हुआ था, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, रेला किस वाद्य से संबंधित है, तबले से, मृदंगम से, घटम से या खंजरी से। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, रेला तबले से है जो संबंधित है। तबला भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक ताल वाद्य है। तबला गायन, वादन, नृत्य इत्यादि में ताल देने के लिए सहयोगी वाद्य के रूप में ही बजाया जाता है। फिर देखिए ठाई की तिहाई है जो किसे कहते हैं, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चक्रदार परन, चक्रदार टुकड़ा, चक्रदार तिहाई, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चक्रदार तिहाई। ठाई की तिहाई को चक्रदार की तिहाई कहते हैं। फिर है जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है, आलाप से पहले, आलाप के बाद, झाले के बाद, ये उपयुक्त नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, नाम से ही समझ गए होंगे कि झाला और ये जोड़ आलाप है जो, इससे है जो देखिए किस चीज़ से रिलेटेड है, और ये बताना है कि आलाप से पहले बजाया जाता है, आलाप के बाद। ये 3 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों नहीं हो जाएगा, आलाप राग के सुरों को विलंबित लय में विस्तार करने को कहते हैं। आलाप का अर्थ होता है अदल बदल कर बढ़ाना। आलाप शुरू मध्य लक्षण में जोड़ झाला सुनाया जाता है। मध्य लय में है जो जोड़ झाला सुनाया जाता है। आलाप है जो शुरू में सुनाया जाता है, मध्य लय में जोड़ झाला सुनाया जाता है। इसलिए इन तीनों में से ये 3 कोई ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन ही इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे, सितार बजाते थे, सरोद बजाते थे, गिटार या दिलरुबा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1 पे सितार। पंडित बलराम पाठक सितार बजाते थे। फिर है शरण रानी क्या बजाती थी, सितार, सरोद, गिटार या वीणा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सरोद। शरण रानी क्या बजाती थी, सरोद बजाती थी। शरण रानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादक थी। गुरु शरण रानी प्रथम महिला थीं और जिन्होंने सरोद की मर्दाना साज को भी संपूर्ण ऊंचाई दी। मतलब जो सरोद था वो है जो जेंट्स ही पहले बजाते थे, पुरुष ही बजाते थे, लेकिन ये है जो शरण रानी भी है जो महिला होके भी है जो उन्होंने सरोद को है जो में ख्याति प्राप्त की। फिर देखिए इनको पंडित नेहरू ने सांस्कृतिक राजदूत तथा ओंकार नाथ ठाकुर को सरोद रानी का खिताब दिया था। देखिए कितनी बढ़िया बात है, कितना अच्छा स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन आपको है जो जल्दी अभी तक मैंने इतने क्वेश्चन से बताया, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर आपको नहीं देखने सुनने को मिला होगा। फिर आज के लिए बच्चों क्वेश्चन आपके हैं जो इतने ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको देखिए आपके लिए कितने अच्छे तरीके से जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आपको मेन पॉइंट भी बताती जाती हूँ, कैसे क्वेश्चन आंसर बनते हैं ये भी मैं बताती जाती हूँ। तो प्लीज़ आपको अगर ये क्वेश्चन आंसर समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।